तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्ट, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. तो जो विलियम पिट, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन ब्रिटिश पार्लियामेंट. सो लेट्स लुक एट द फीचर्स ऑफ द एक्ट. सो इट्स एक्ट ने पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया था. तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बॉडी थी जो पहले से एग्जिस्ट करती थी उसको इन्होंने अलाउ किया कि कॉमर्शियल अफेयर्स कंपनी के मैनेज करने के लिए, और एक दूसरी बॉडी क्रिएट की जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स. और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, और ये काफ़ी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और ये एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी को एक तरह से पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने का, एक सुप्रीम कंट्रोल हासिल करने का. तो नाउ अब दो बॉडीज़ बन गई थी और दो तरह की अलग अलग फंक्शंस कर रही थी. तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था इसने एक तरह से क्या किया था, इट इस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. सो ये फैक्ट आप लोग याद रखना, इट इस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. एंड जो एक दूसरा इसमें नया फैक्ट जो है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस्टेब्लिशमेंट की. इसने क्या कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी. तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैव क्रिएटेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो उसमें चार ऑप्शन में से जो सही होगा वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल और कॉमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. तो उसका भी आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ कि अब ये देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इन लोगों ने पावर क्या क्या दी थी. तो फर्स्ट तो ये पॉलिटिकल जो भी पावर्स थे कंपनी के वो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करने लगा था. सिमिलरली इसके पास सुपरवाइज और डायरेक्शन देने के पावर्स थे. दिस एक्ट empowered the board of control to supervise and direct all the operations. ये ध्यान देना, all the operations, supervise and direct all the operations of the civil, military government और revenue of the British possessions in India. ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, British possessions in India. So board of control को supervise करने और डायरेक्शन देने की पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ऑपरेशंस में, जो कि सिविल हो, मिलिट्री हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो. इस एक्ट के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं. कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. ये यहाँ हमने देखा जो कंपनी की टेरिटरी थी, जो कंपनी का क्षेत्र था, इलाका था, उसको पहली बार इस एक्ट में ये कहा गया कि ये ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया है, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की संपत्ति है भारत में. The second significance is that the British government was given the supreme control over the company's affairs. ये मैंने आपको पहले बताया, जिसमें कि बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी. तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से सुप्रीम कंट्रोल हासिल कर चुकी थी कंपनी पे. ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. इसमें देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट दो तीन चीज़ें ही हैं. फर्स्ट जो था इसने कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर को दोनों को अलग अलग किया और एक नई बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल. और जो उनका पुरानी बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो कॉमर्शियल अफेयर्स कंपनी के मैनेज करते थे. और जो नई बॉडी बनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती थी. और एक तरह से क्या हुआ, डबल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने. नेक्स्ट है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इन्होंने क्या दी, पावर दे दी सुपरवाइज और कंट्रोल करने की. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑपरेशन थी, उनकी एक्टिविटीज़ थी, जो भी सिविल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे रेवेन्यू से रिलेटेड हो. और जो कंपनी की टेरिटरी थी उनको तो फर्स्ट टाइम इन्होंने कंपनी की टेरिटरी को ये कहा था ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया. वो है एक्ट ऑफ 1786. सो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाती है. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इन रिटर्न इनको क्या कहते हैं कि अगर मुझे आप ये पोस्ट देना चाहते हो तो मैं ये तभी एक्सेप्ट करूँगा जब आप मुझे कमांडर इन चीफ बनाओ और मुझे पावर दो कि अगर
कोई केस ऐसा हो जहाँ मुझे लगे तो मैं अपनी जो काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उस समय, उसके डिसीजन को मैं बदल दूँ, मतलब मना कर दूँ। एक तरह से वो वीटो पावर चाहते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन दोनों मांगों को लॉर्ड कॉर्नवालिस की मानने के लिए एक्ट ऑफ 1786 पास किया। सो इसके फीचर्स यही थे कि ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, जो कि उनको दे दी गई, एंड ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। उस आर्मी के जो सुप्रीम कमांडर, सबसे बड़ा कमांडर होता है, वो भी रहेंगे। तो अकॉर्डिंगली the act of 1786 was enacted to make both the provisions. Now the next act is charter act of 1793. इसके फीचर्स क्या हैं? तो फर्स्ट तो ये है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर दी गई थी कि वो उनकी काउंसिल के जो डिसीजन है उनको स्पेशल केसेस में ओवरराइड कर सकते हैं। तो वो जो ओवरराइडिंग पावर थी वो ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, जो कि बॉम्बे और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसीज थी, उनके गवर्नर्स को भी ये पास ऑन कर दी गई। द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो गवर्नर जनरल था, अब उसको और पावर दे दी गई थी ओवर द प्रोविंसेस। जैसे कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको और ज़्यादा पावर थी मद्रास, बॉम्बे जैसे जो प्रेसिडेंसीज थी उनके ऊपर। सो गेव गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ये सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज किसने बनाया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हमने पढ़ा था कि इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। नाउ द थर्ड सिग्निफिकेंस इज एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर्स। तो ये चार्टर एक्ट पास ही ये लोग इसलिए करते थे कि कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको 20-20 साल बढ़ाते रहते थे। Now the fourth is it provided that the commander in chief was not to be member of governor general's council unless he was so appointed। तो इसमें ये भी प्रोविज़न था कि जब तक जो कमांडर इन चीफ है, जब तक उसको अपॉइंट ना किया जाए गवर्नर जनरल की काउंसिल में, तब तक वो उसका मेंबर नहीं रहेगा। सो द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के ये 4 सिग्निफिकेंस है। इसमें मेन यही है कि ओवरराइडिंग पावर सभी को दे दी गई, गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर दे दी गई ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज, ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि अगर अपॉइंट नहीं किया तो कमांडर इन चीफ जो है वो मेंबर नहीं होगा किसका? गवर्नर जनरल की काउंसिल का। लेट डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर हेंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जो हमने अभी आगे देखा पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, तो उसके जो मेंबर्स होंगे या और उनके जो स्टाफ होंगे, उनकी जो सैलरीज होगी या जो भी उनका खर्चा होगा, उसको अब कहाँ से पे किया जाएगा? जो इंडियन रेवेन्यू है, जो इंडियन मनी है, उसके थ्रू इनको पैसा दिया जाएगा। तो ये भी एक प्रोविज़न था द एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। नेक्स्ट एक्ट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो लेट्स सी द डिटेल्स, उसमें फिर हमको और क्लियरिटी आएगी। फीचर्स ऑफ द एक्ट: अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी एक्सेप्ट ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया कि मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया कंपनी के, एक्सेप्ट चाय की ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड में। नाउ इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स। तो जाहिर सी बात है, मोनोपोली को ख़त्म कर दी तो जो बाकी के व्यापारी थे इंग्लैंड के, अदर दैन ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो भी आके इंडिया में व्यापार कर सकते थे, बस चाय में नहीं कर सकते थे और चीन के साथ नहीं कर सकते थे। दूसरा, असर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। तो ब्रिटिश क्राउन की फिर से तो हर एक्ट में धीरे धीरे ये क्राउन या गवर्नमेंट जो है वो अपना कंट्रोल बढ़ाती जा रही थी। तो इसमें भी एक है कि असर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। थर्ड, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, किस एक्ट ने मिशनरीज को अलाउ किया था? तो ओके, ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। सो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन का भी प्रोविज़न आया था, कहाँ से? इसी में आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आया था। फिफ्थ है, ये एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट
प्रोविज़न और है इसमें कि ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, जो लोकल बॉडी है कोई, उसको इन्होंने अब अथॉरिटी दे दी थी टैक्स कलेक्ट करने की। एंड दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। अगर कोई किसी इंसान पे लोकल अथॉरिटी टैक्स लगाती है और वो टैक्स नहीं देता तो वो उनको पनिश भी कर सकती थी। तो ये थे 5 एक्ट हमारे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के। एक बार वापस गो थ्रू कर लेते हैं। एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट इन टी एंड चाइना। सॉवेरेनिटी को असर्ट किया। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन को भी अलाउ किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्ट एंड दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब जो प्रोसेस ब्रिटिशर्स ने 1773 में सेंट्रलाइजेशन की स्टार्ट की थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के, जो वहाँ का बंगाल का गवर्नर था, अब वो एकदम पीक पे आ चुकी है। यहाँ पर पीक पे आ जाएगी 1833 में। इसका जो मेन था, आप देखिए इसके जो सिग्निफिकेंस है, फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। लेट्स लुक एट द फीचर्स ऑफ द एक्ट। 1833 के मेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके अंदर सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर वेस्ट कर दी गई थी, उसको दे दी गई थी। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड, डिप्राइव्ड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। अब जो हमारे बॉम्बे और मद्रास, इन दो प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे, उनको उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी। लेजिस्लेटिव पावर मीन्स जो रूल बनाने की, लॉ बनाने की पावर थी, वो इनसे छीन ली गई थी। अब वो किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो गवर्नर जनरल था, उसको एक्सक्लूसिवली वो पावर दे दी गई थी अब पूरे भारत के लॉ बनाने की। Laws made under previous acts were called regulations, while laws made under this act were called act. जो इसके पहले एक्ट्स आते थे, उसमें अगर कोई रूल बनता था, कोई नियम बनता था, तो उसको रेगुलेशन कहा जाता था। बट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो रूल बना, उसको एक्ट कहा गया। The next significance is it ended the commercial activity of the East India Company. यहाँ पर आप देखिए, ये completely एक तरह से अब उनकी मोनोपोली को ख़त्म ही कर देते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी ही बंद कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। इट एंडेड द कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कम्प्लीटली। नाउ इट बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ये कोई व्यापार और वगैरह करने वाली कंपनी नहीं थी, अब ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेयर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, हिज heirs एंड सक्सेसर्स। तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज ट्राइड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ, हाँ ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइड है, ट्राई किया गया है बस। सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स and stated that the Indian should not be debarred from holding any place, office or employment under the company. इन्होंने ट्राई किया कि एक ओपन कंपटीशन सिस्टम लेके आया जाए सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए, और ये भी कहा कि इंडियंस जो हैं उनको कोई रोका नहीं जाएगा कोई भी ऑफिस या कोई भी पोजीशन होल्ड करने के लिए। बट इस प्रोविज़न को इनको हटाना पड़ा क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये ख़त्म होता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं।
ये क्या था, फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना गया था और उससे सारी सिविल और मिलिट्री पावर दे दी गई थी। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो हमारे प्रोविंसेस थे बॉम्बे और मद्रास, उनके जो गवर्नर्स के पास जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो सारी उनसे छीन ली गई थी और वो सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर पूरे इंडिया की, इंटायरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो किसको दे दी गई थी, एक्सक्लूसिवली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। और इस एक्ट में जो लॉ बने थे उनको एक्ट कहा जाता था, जबकि जो पहले जो एक्ट होते थे उनमें जो लॉ बनते थे उनको रेगुलेशन कहा जाता था। और इस एक्ट ने कॉमर्शियल एक्टिविटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से ख़त्म कर दी और नाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेर हेल्ड बाय एंड ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी एंड हिज हेयर्स एंड सक्सेसर। सेवन्थ है ट्राई टू इंट्रोड्यूस, ने ट्राई किया एक ओपन कंपटीशन सिस्टम लाने का सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए। और ये भी कहा कि इंडियंस को कोई भी अभी डिस्करेज या कोई रोकना नहीं चाहिए कोई भी ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी लेने के लिए। बट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया, तो इसके चलते ये जो एक्ट है ये रूल पास नहीं हो पाया। नाउ द नेक्स्ट एक्ट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये जो एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये लास्ट चार्टर एक्ट था जो कि पहला था 1793 का। सो जो 1793 से जो सिलसिला शुरू हुआ था उसका ये लास्ट चैप्टर है 1853 का चार्टर एक्ट। इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। अब देख लेते हैं कि फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या थे। फर्स्ट, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड executive functions of the Governor General's Council. It provided for addition of 6 new members called legislative councillors to the council. First इन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इन दोनों फंक्शंस को अलग किया, फिर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा जाता था। इट इस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इट इस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल which came to be known as Indian Central Legislative Council. This legislative wing of the council functioned as a mini parliament. देखिए अब ये जो मिनी पार्लियामेंट है ये धीरे धीरे जाके इवॉल्व होती है हमारे पार्लियामेंट में, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है। This legislative wing of the council functioned as mini parliament adopting same procedure as the British Parliament. ये एक्ट क्या करता है कि लेजिस्लेटिव जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग करता है और एक नई लेजिस्लेटिव बॉडी बनाता है जिसका नाम होता है गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसमें 6 न्यू मेंबर्स को ऐड करता है और उन 6 न्यू मेंबर्स को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। एंड दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल फंक्शंस एज अ मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करती है एंड ये सेम प्रोसीजर्स अडॉप्ट करती है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अडॉप्ट करती है। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोसीजर ब्रिटिश पार्लियामेंट में फॉलो होते थे वो सेम प्रोसीजर ये लोग यहाँ भी फॉलो करते थे। फर्स्ट टाइम इन्होंने लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई थी या लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग किया गया था, तो लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। जो पहली बार ऐसा हुआ था कि लेजिस्लेशन को एक स्पेशल अलग फंक्शन की तरह देखा गया और उसके लिए एक अलग प्रोसीजर और अलग मशीनरी बनाई गई। देन है इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। तो जो 1833 में नहीं होने दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, उसको यहाँ पर कर दिया गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था एक ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन इन सिविल सर्विसेज एंड द covenanted civil services was thrown open to Indian as well.
तो उस समय क्या था कि ये दो टाइप की सर्विसेज थी कंपनी में, एक कोवेनेंटेड थी और एक नॉन कोवेनेंटेड थी। जो कोवेनेंटेड थी एक तरह से आप समझ लो एक, ये जो कोवेनेंटेड थी ये हायर सर्विसेज थी और एक दूसरी थी नॉन कोवेनेंटेड, ये लोअर सर्विसेज थी। तो अब इंडियंस को भी ये हायर सर्विसेज में जाने का मौका मिल गया था क्योंकि एक ओपन कंपटीशन सिस्टम का शुरुआत कर दी गई थी। थर्ड है एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी टाइम पीरियड अनलाइक प्रीवियस चार्टर। तो पहले क्या होता था कि ये लोग चार्टर एक्ट पास करते थे और 20 साल के लिए उसका रूल या मोनोपोली को बढ़ा देते थे, बट इस बार कोई भी, उन्होंने रूल तो बढ़ाया, कंपनी का रूल का एक्सटेंड तो किया, बट कोई भी एक टाइम पीरियड नहीं रखा कि इतने 20 साल तक, 10 साल तक, 5 साल तक। और इससे एक बात क्लियर हो गई थी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन जब भी चाहे तब भी कंपनी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल ले सकता है, पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकता है। तो दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन दैट कंपनीज रूल कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक्ड। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जब भी चाहे कंपनी के रूल को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज फॉर फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, 4 member appointed by local provincial governments of मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की गई थी और जो 4 मेंबर थे उनको जो लोकल गवर्नमेंट्स थी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स ने उनको सेलेक्ट किया था, अपॉइंट किया था। सो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के साथ ही हमारा ख़त्म होता है एक्ट्स पास्ड अंडर कंपनी रूल। इसके बाद जो होती है 1857 की क्रांति होती है, रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड देन वहाँ से फिर एक नए युग का शुरुआत होता है जिसे कहते हैं कि क्राउन रूल का शुरुआत होता है। तो उसे हम अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्राउन रूल की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।